हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम पहले DSSS 2025 पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस अपने सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शंस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। आपके ऑप्शन है मेटालिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। देखिए, जितने भी आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स होते हैं उनके अंदर जो मेजर जो फोर्स रोल प्ले करता है इन देयर स्टेबलाइजेशन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। तो जो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है वो आपका करेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उनके अंदर जो मेजर रोल प्ले करता है फॉर देयर स्टेबलाइजेशन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीएच। आप सभी जानते हैं KW क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, लॉग ऑफ KW इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव ले लूँ, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ KW इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब माइनस लॉग ऑफ KW, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। आप सभी को पता है ये क्या होता है, PKW। इसको हम क्या लिख सकते हैं, PH, और ये मेरा क्या हो गया, POH। ठीक है, एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली हम 25 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं। PKW हमारा क्या होता है, 14। तो ये क्या हो जाएगा, 14 इक्वल्स टू PH प्लस POH। और ये हमारा यहाँ से POH, यहाँ से हमारा PH क्या निकल कर आ रहा है, 14 माइनस POH। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट है। PH को हम 14 माइनस POH से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे PH को माइनस लॉग ऑफ H प्लस लिखा है, यानी कि हम PH को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस या माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, आप कुछ भी बोलिए। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो भी आपका करेक्ट है। अगर मैं PH को माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस लिख सकती हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ PH इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ H3O प्लस। और अगर आपको सभी को पता है जो लॉग होता है वो बेस 10 पे होता है, तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँ तो 10 की पावर माइनस PH इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस दिया आ जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका इनकरेक्ट है। आप OH को 10 की पावर PH नहीं लिख सकते, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट, इफ द एल्यूमिनियम आयन रिएक्ट्स विद द वाटर, व्हाट विल बी द लाइकली इफेक्ट ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट को हाइड्रोलाइज करूं, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं, तो इसका इफेक्ट सॉल्यूशन के pH पे क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस है, सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल, solution will become basic, the solution will have no effect on the pH, the solution will become acidic। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, the solution will become acidic, because जो एल्यूमिनियम 3+ है वो वाटर के OH माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। वाटर के अंदर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, व्हाई इज हाई सरफेस इंपॉर्टेंट फॉर द हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब हम हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट लेते हैं तो उसका हाई सरफेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ वैलेंसीज है कैटलिस्ट की, जो आपकी जो एक्टिव साइट्स है वो आपके इंक्रीज कर जाता है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, इट इंक्रीजेस द कैटलिस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, इट ऑल्टर्स द कैटलिस्ट केमिकल स्ट्रक्चर, ये तो हो ही नहीं सकता, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं है, इट प्रोवाइड्स मोर एक्टिव साइट्स। देखिए, जितने ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होगा। तो ये जो आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो आपके एक्टिव साइट्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आपको इसमें कोलॉइडल सिस्टम्स दे रखे हैं और टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स दे रखे हैं कि आपके इसमें से कौन सा कोलॉइडल सिस्टम जो है आपका किस टाइप के कोलॉइड्स में आ रहा है। आपको कोलॉइडल सिस्टम क्या क्या दे रखा है, स्मोक दे रखा है, मिल्क दे रखा है, प्यूमिक स्टोन दे रखा है और रूबी ग्लास दे रखा है। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का आसान सा तरीका बताती हूँ। इसमें से जो आपको ने कोलॉइडल सिस्टम ज्यादातर पढ़े हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, उनके ऑप्शंस मैच करके देखिए। इससे क्या होगा कि जितने ज्यादा ऑप्शंस मैच करेंगे, जो बाकी के ऑप्शंस है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। आप एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना ज्यादा बेटर समझिएगा। तो देखिए, जो आपने मिल्क पढ़ रखा है, इनमें से मिल्क क्या होता है, आपका इमल्शन होता है।
ठीक है। प्यूमिक स्टोन क्या है आपका? आपका प्यूमिक स्टोन सॉलिड फॉर्म होता है और जो रूबी ग्लास होता है आपका वो सॉलिड सोल है। ठीक है। और जो स्मोक है आपका, स्मोक क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स जो है आपके एयर के अंदर सस्पेंडेड है, तो ये आपका क्या है? एयर एरोसोल है। इसको हम एरोसोल कैटेगरी में पढ़ते हैं, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। जो स्मोक है वो आपका एरोसोल कैटेगरी में आता है, जो मिल्क है आपका वो आपका इमल्शंस में आता है, प्यूमिक स्टोन आपका सॉलिड फॉर्म में आता है। रूबी ग्लास नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप मैच बाकी के आते हैं आपको, तो आप बाकी के कर लेंगे। नेक्स्ट है डिसिप्लिन 3। डिसिप्लिन 3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है? एम एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स यू एम सॉलिड। तो आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन क्या होते हैं? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ। और जो आपका लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होता है वो आपका ऊपर आता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख रही मैं अभी, अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपकी बेसिक इक्वेशन होती है एट 298 केल्विन। ये आपकी क्या हो जाती है? ई इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? 0.0591। ठीक है, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन हो गया। आर की वैल्यू आपको पता ही है, फैराडेज कांस्टेंट आपको पता है, तो इसको सॉल्व करके ये जो वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन में एन लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट में आपको क्या दे रखा है? मेटल इन सॉलिड फॉर्म। और आपको पता है कि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन आप कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल चेंज होता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्टोशियोमेट्री होती तो वो भी इसके पावर में जाती, अगर स्टोशियोमेट्री होती तो। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ सोल इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जिसका आपका मोलर मास आपको दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, टू 5 ग्राम ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। आपको सॉल्वेंट का जो मास दे रखा है वो 5 ग्राम दे रखा है और इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 70 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज 400 mm Hg। व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन? आपसे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है। देखिए आपने ये पढ़ा होगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ए फॉर मैं सॉल्वेंट यूज कर रही हूँ, पी फॉर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूज कर रही हूँ। तो जो आपको प्योर जो पी नॉट ए है, जो आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको दे रखा है वो कितना देगा? 400 mmHg माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा है 400 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 400 माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से मैं जीरो अगर कॉमन लूँ तो जीरो से जीरो कट जाएगा। 3/6 1/2, तो 1/2 इज 0.5 प्लस 5/7 अप्रॉक्सीमेटली 0.7। ठीक है, और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 0.5 अपॉन में 1.2। तो यहाँ से आपका जो 400 माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 400 और में 1.2, और आप यहाँ से अगर पी सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा? 233 अप्रोक्स। ठीक है, 233 mm ऑफ Hg। तो ये आपका वेपर प्रेशर निकल कर आ रहा है सॉल्यूशन का। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ सॉल्यूशन वेयर वेंटो फैक्टर आई इज ग्रेटर देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए जब आपका जो वेंटो फैक्टर 1 है तो आपका क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर 1 का मतलब क्या होता है? जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर जाकर ना तो एसोसिएट कर रहा है ना डिसोसिएट कर रहा है, वो केमिकली जैसा था वो वैसा ही रिटेन्ड है आपके सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जब आपका वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है? आपका जो सॉल्यूट है वो आपके सॉल्वेंट के अंदर जाकर एसोसिएट कर गया। ठीक है, और जब आपका वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब ये आपके सॉल्वेंट के अंदर जाकर डिसोसिएट कर गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए। तो देख लेते हैं आपके जो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, द सॉल्यूशन एक्सिबिट अ ग्रेटर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कंपाउंड टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने अभी बताया कि जब आपका वेंडो फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूट है वो आपके सॉल्वेंट के अंदर जाकर डिसोसिएट कर गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, जो स्टेटमेंट ए है आपकी, वो आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट बी है आपकी, द ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज लेस देन द प्रेडिक्टेड बाय द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इक्वेशन। देखिए जो आपकी स्टेटमेंट बी है कि ऑब्जर्व्ड एलिवेशन पॉइंट
जो एलिवेशन पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट वो लेस देन होगा। तो ये आपका गलत है क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा एलिवेशन होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट मस्ट इंक्रीज, और आप यहाँ पे आपका ऑप्शन में लेस देन दे रखा है, तो ये आपका स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट, द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, दिस इज करेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आपके इंक्रीज कर गए हैं। तो इससे आपकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज कर गई है, और जिसके वजह से जो मोलर मास होता है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज कर रही है तो मोलर मास आपका डिक्रीज कर गया है। जो आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो लेस देन होगा क्योंकि आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई है। और यहाँ पे आपसे उल्टा है कि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आपका मोलर मास ज्यादा आएगा देन दी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट, the Van 't Hoff factor I can be used to determine the extent of dissociation of an electrolyte in the solution, this is also correct। I है it is directly proportional to the alpha, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यानी कि जो आपके ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें आपको ए सी एंड डी दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। आपकी स्टेटमेंट ए, आपके स्टेटमेंट सी एंड डी आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्वेट्स एंड बेंजोएट्स आर कॉमनली यूज्ड एज, देखिए ये अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपको पढ़कर जाना पड़ेगा क्योंकि केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव पूछा जाता है, मेडिसिन के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये जो आपका आपने बेंजोएट सॉल्वेट्स पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन आपने बेंजोएट्स जरूर पढ़े हैं। बेंजोएट्स आर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, सॉल्वेट्स एंड बेंजोएट्स आर कॉमनली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, इन द डेक्स्ट्रल एनर्जी ट्रांसफर द एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, डिस्टेंस, करंट एंड वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका जो डेक्स्ट्रा एनर्जी ट्रांसफर है उसकी जो एफिशिएंसी और एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। देखिए खासकर ज्यादातर जो एनर्जीज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। देखिए जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, जो सरफेस पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कर लेते हैं। नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आपका डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वो इनटू दी वेपर फेज नहीं जा पाते हैं। इसलिए जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा आपका, वो आपका वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस इन दिस, आपको सेल गिवन है और आपसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस पूछा हुआ है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये। आपको जो सेल गिवन है वो क्या गिवन है, आपको Mg2+, आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर, और आपसे Cu2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछी है, ठीक है। और आपको टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और आपको ई सेल कितना गिवन है 2.65 वोल्ट, और आपको ई नॉट सेल कितना गिवन है 2.71 वोल्ट। तो देख लेते हैं, अभी हमने नॉन इक्वेशन पीछे पढ़ी है। ई सेल क्या होता है आपका, ई नॉट सेल, क्योंकि आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं, -0.0591 अपॉन में n लॉग ऑफ। देखिए इसको करने के लिए अगर मैं इसको, अगर आप इस सेल को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो यहाँ से देखिए Mg क्या दे रहा है आपको, Mg2+, मैं यहाँ पे लिखकर दिखा देती हूँ आपको। Mg आपको दे रहा है Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। तो आप, ये है आपका एनोड पे रिएक्शन, और ये आपका कैथोड पे। और अगर आप, मैं इसका नेट रिएक्शन लिखूं, नेट रिएक्शन क्या होगा आपका, Mg प्लस Cu2+ आयन गिव्स यू Mg2+ प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉग ऑफ प्रोडक्ट में आपका क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए Mg2+ आयन आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ और रिएक्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन। और ध्यान से देखिए यहाँ पे जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी 2। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुटिंग करूँ, ई नॉट सेल आपका गिवन है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग ऑफ 0.1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन आपसे पूछा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपको 2.65 गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 1 × 10⁻³ मोलर, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3, 1 × 10⁻³ मोलर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच मेटल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट, आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान से देखिए, जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है वो आपको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका किसका है, कॉपर का है। जो फर्स्ट ऑप्शन कॉपर का है, ई नॉट ऑफ कॉपर Cu2 प्लस टू Cu आपको कितना देता है 0.34 पॉजिटिव। ठीक है, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कॉपर की सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका मतलब है जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इनमें से जो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको गिवन है वो आपको किसका गिवन है, एल्यूमिनियम का, नेगेटिव ऑफ 1.66 वोल्ट। इसका मतलब सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि टेंडेंसी टू गेट एल्यूमिनियम की सबसे कम है इन सब में। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आपका एल्यूमिनियम है, Al3+2Al। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लगे रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्निंग वाले क्वेश्चंस को भी ज़्यादा करिए, क्योंकि जो आपका जो पेपर है वो लर्निंग क्वेश्चंस पे भी बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव वो लोग पूछते नहीं है, इतना समय नहीं होता शायद इसलिए। तो इसलिए आप ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करिए।